क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ यानी कृत्रिम संश्लिष्ट। उनके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकानदार में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। दुकान में पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, ये कपड़े की दुकान को दिखाया गया है, चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इस सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछिए कि कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य दिखाया गया है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के से बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न देता हो तो पिन अथवा सुई की धागा की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों का एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बने होते हैं? कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि तंतु, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश 3.4 में दर्शाए गए अनुसार नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे को यह देख सकते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तागे को पतले तंतुओं से विखंडित कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया हुआ है। तागा पतली लकड़ियों में विखंडित हो जाता है। सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लकड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तंतु में पाए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, कपास, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन भेड़ तथा अन्य बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचे जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों के लिए रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और
एक एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते हैं। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये कभी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्ती बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफुल्लो रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने उसे ढक लिया हो। ये चित्र दिखाया गया है। कपास पादप के खेतों को यहाँ पे दिखाया गया है। साधारणतः इन कपास बौलों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को ककंतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जानी थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। यहाँ देखिए कपास को ओटना दिखाया गया है। जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अथवा में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों से परिवर्तन कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? यह पटसन पादप को दिखाया गया है। यहाँ पर रुई से तागा बनाना यहाँ पे दिखाया गया है। सूती तागे से कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को अपने लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेश को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई के उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों खादी को पहचानने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक ये तकली का चित्र दिया हुआ है संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग कहते हैं। चरखा का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्या होता है? आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों से दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है तो मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। विभिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर
में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी सीट पर में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों में दिखाए गए अनुसार बुनिए। में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कागज की पट्टियों से बुनाई को दिखाया गया है चित्र 1-2 में। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। यहाँ पे देखिए हथकरघा का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, किया जा रहा है। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार से बुने जाते हैं? इसकी बुनाई नीटिंग के किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। स्वेटर बुनाई का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली यह जानना चाहती है, क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्य किन कार्यों में किया जाता है? सामान्यतः वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं तथा ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र कपास, गोलक या ओटना से रेशे प्राप्त होते हैं। में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों में वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विविधताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है? जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। रेशे, उसके बाद कताई, उसके बाद तागा बुना और वस्त्र जाके तैयार होता है। पढ़ लेते हैं सारांश में। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर, है ना। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लेषित। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है।